नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विधान परिषद की 11 सीट के लिए 11 उम्मीदवार, जाहिर है सभी का चुना जाना तय है। देखने में समीकरण बहुत सीधा लगता है, लेकिन सियासत में सीधा कुछ होता नहीं। एक एक दांव सोच समझ कर चला जाता है। उम्मीदवार हैं तो जाति है, सवर्ण, अति पिछड़ा, यादव और मुस्लिम है, तो इसी के बहाने बिसाई जा रही है सियासी बिछात। आरजेडी ने माई का ख्याल रखा तो बीजेपी ने अति पिछड़ा के साथ सवर्णों को टिकट दिया। तो क्या विधानसभा उम्मीदवारों के बहाने लोकसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण साधा जा रहा है? सवाल तो पूछेंगे, लेकिन पहले देखिए नामांकन करने और कराने आए नेताओं ने क्या कुछ कहा। महिलाओं की बात, जातीय समीकरण पर नजर। 5 में से 3 महिलाएं जो है उम्मीदवार बनाई गई है और इसके लिए बधाई है। मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा आरजेडी उम्मीदवार। बाबू लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, कभी वोट और कुर्सी की परवाह। सवर्ण, अति पिछड़ा पर बीजेपी का दांव। कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, तो हम सतत भाव से उस काम को करते रहते। विधान परिषद चुनाव, लोकसभा की बिसात, सवाल तो पूछेंगे। सवाल ये कि क्या इशारा है, संकेत है आने वाले चुनाव में किस तरह से सियासी दल अपनी अपनी दावेदारी दर्ज कराएंगे या फिर कुछ और। हमारे साथ सवालों का जवाब देने के लिए कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार हैं और जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए हेमराज राम हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हेमराज जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होती है, एक एक कर इस पर अपनी बात रखें। एमएलसी चुनाव के लिए जो पार्षदों के चयन हुए हैं उस पर। हमसे सवाल है जी हेमराज जी। देखिए, अभी जो जनता दल यू के खाते में 2 सीट आया, बिल्कुल, और 1 सीट पर माननीय मुख्यमंत्री जी, और दूसरे सीट पर जो पिछली मर्तबा भी विधान परिषद में रहे खालिद अनवर साहब को, चूँकि हमें 1 सीट अल्पसंख्यक को देना था, चूँकि 2 ही सीट हमें मिली थी और हमने इस पर पूरा ख्याल रखा। बाकी मैं कहना चाहता हूँ आगे कि आरजेडी के तरफ से उर्मिला ठाकुर जी को बनाया गया उम्मीदवार, और इसको इस रूप में आरजेडी भजाना चाहती है कि हम अति पिछड़ों को दिए हैं जी। और नाई समाज से दिए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने सबसे बड़ा ख्याल रखने का काम तो उन्होंने किया जो जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि देने का काम किया है। आरजेडी ने दूसरे उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बनाया जी। ये बहुत अच्छा कदम है, हम भी इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आरजेडी से एक सवाल करना चाहते हैं कि सिद्दीकी साहब जैसे अनुभवी और विद्वान और पुराने लीडर आरजेडी के, क्या आरजेडी सिद्दीकी साहब को सदन में विपक्ष का नेता बनाएगी? ये तो बात की बात है हेमराज जी। वो सवाल अगर हम अरुण जी के पास जाएंगे तो वो जवाब देंगे, लेकिन आपने जो बातें कही है, अगर एक ही विकल्प है जेडीयू के पास तो वो अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाएगी। हमने तो एक माननीय मुख्यमंत्री जी के खाते में गया, दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय के खालिद अनवर जी को दिया। मेरे पास तो मात्र 2 ही सीट थे, तीसरा होता तो फिर हम तीसरी बात सोचते, लेकिन अभी तो मेरे पास 2 ही सीट था। और जो आरजेडी की तरफ से तीसरे उम्मीदवार फैसल अली साहब को बनाया गया। हम कहना चाहते हैं कि आरजेडी में क्या कार्यकर्ताओं की कमी आ गई? जब बनाना ही था तो किसी कार्यकर्ता को देते, एक अच्छा मैसेज जाता। चलिए, मैसेज क्या जा रहा है ये अरुण जी थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि क्या मैसेज गया है हेमराज जी अपने स्तर पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले हम अपने आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो वो कहते हैं वो करते हैं।
आपने देखा, आपने सुना भी हमारे नेता को कि 5 महागठबंधन के उम्मीदवार में 3 महिलाओं को भेजा गया, जगह दिया गया। पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर वर्ग, जो सीटें हमारे पास जितनी थी उसमें हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया। लगातार आप देख रहे हैं। और जमीनी कार्यकर्ता, चाहे महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं, सबके सब पार्टी के लिए समर्पित और पुराने और पार्टी के लिए वफादार सिपाही रहे हैं और उनको सम्मान मिला। महिलाओं की भागीदारी ये बहुत बड़ी, सारे लोग महिलाओं की बात करते हैं। नीतीश जी बार बार अति पिछड़ा की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, आपने देखा। लेकिन हमारे नेताओं के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आपने देखा, अभी जदयू के साथी भारत रत्न की बात कर रहे थे। भारत रत्न ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, अब बहुत बड़ा काम मोदी जी नहीं कर दिए चुनाव वक्त में घोषणा करके। वो डिजर्व करते थे, हक था, अधिकार था। इसके लिए तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लगातार इस मांग को उठाते रहे थे, बहुत पहले मिलनी चाहिए। लेकिन ये ऐन वक्त चुनावी समय में देकर ये तो वोट की राजनीति करने का काम किए। जहां तक अति पिछड़ों के उत्थान की बात कहां दिखती है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप में तो दिखती नहीं है जी। तो कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आपने देखा, इससे पहले भी 3 सदस्य को भेजने का मौका मिला तो मुन्नी रजक कैसी कपड़ा धोने वाली महिलाओं को मौका दिया लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने। कारी सोहेब ऐसा मामूली सा छोटा गरीब घर के लड़का जो युवा राजद का राजनीति करने वाले वर्कर को उन्होंने सम्मान दिया। एक ब्राह्मण समाज से भी सम्मान दिया। A to Z की बात हम करते हैं तो उस पर काम भी करते हैं। भाजपा और जदयू के तरह सिर्फ बनावटी दिखावटी, हम लोग बनावटी बात नहीं करते, दिखावटी राजनीति नहीं करते, हूबहू हम लोग करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, बनावटी और दिखावटी नहीं होता। आते हैं हिमरा जी, पहली प्रतिक्रिया एक बार सबकी ले लेते हैं, फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। राजीव जी की बारी है। राजीव जी, दिखावटी और बनावटी कहा जा रहा है कि जो अभी एनडीए खेमा है वो अपने प्रत्याशियों के चयन में उस तरह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। दीपक जी, मैं बड़ा शालीनता से राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। इन्होंने एक बात कही कि कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देना कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत मामूली बात थी इनके लिए। तो राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर ही हो सकता है जो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों का सम्मान ना करे। इन्होंने कहा कि महिलाओं को हमने मौका दिया, तो जिस आपके राज में जिस तरह से महिलाओं को बेइज्जत किया गया था, उनकी प्रतिष्ठा तार तार की गई थी, तो उस लिहाज में तो आप अगर 5 का 5 सीट दे देते तब भी पूरा नहीं होता। आपने महिलाओं की बात की, आपने अल्पसंख्यकों की बात की, आपने अति पिछड़ों की बात की। आपने ये क्यों नहीं कहा कि पहले लालू जी के बाद, जब चूंकि लालू जी तो अब कहीं जा नहीं सकते हैं, किसी सदन के सदस्य हो नहीं सकते हैं जी, अब उसके बाद पहले उनकी पत्नी बनती हैं, उसके बाद जगह बचता है तो पुत्रियां बनती हैं, फिर जगह बचता है तो पुत्र आते हैं। तो पहले आप इससे तो बाहर निकलिए। कार्यकर्ताओं की पार्टी तब बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी तब बनेगी जब आप अपने परिवार से बाहर आएंगे। आप अपने परिवार के कुनबे में फंसे हुए हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे उदाहरण दे करके आप पूरे समाज को ये दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए। आखिर आज आपको ये सफाई देने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अति पिछड़े और जो महिला है, जो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा आप ही के साम्राज्य में परेशान हुई हैं। तो आप ये दे करके आपने कोई एहसान नहीं किया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो दिखता है वही है। हम लोग चीज़ों को बदलने और भटकाने में यकीन नहीं करते हैं। हम लोग उनमें से नहीं है जो देखो कुछ, दिखाओ कुछ, सुनो कुछ, सुनाओ कुछ, कहे कुछ, हो जाए कुछ। हम उसकी पार्टी नहीं है। हमने जो कहा, हमने जो वादे किए, हमने जो
अपने मैनिफेस्टो में डाला, हमने उसको पूरा करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। वर्तमान में जो हम लोगों ने कैंडिडेट्स जो जारी किए गए हैं, कैंडिडेट्स का जो लिस्ट जारी किया गया है, वो आप देखें तो अनामिका जी पार्टी की ग्रास रूट की कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से कार्यकर्ता हैं। लालमोहन जी लंबे समय से कार्यकर्ता हैं। मंगल पांडे जी के स्किल और उनके अनुभव को नकारा नहीं जा सकता है। तो हम लोगों ने योग्यतम उम्मीदवारों का चयन किया है और आगे भी हम लोग ऐसा करते रहेंगे। हम लोग दिखावटी, बनावटी और हवाबाजी में यकीन नहीं करते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरह का दावा कर रहे हैं तो अब एक कड़ा सवाल होगा, और सवाल ये कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या सिर्फ सियासत पिछड़ों और अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और माई समीकरण के बीच सिमट कर रह जाएगा? क्या अगड़ों की कोई भागीदारी अलग अलग दलों में देखने को नहीं मिलेगी? बड़ा सवाल है। चाहे पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबके हितैषी होने का अलग अलग दल के नेता दावा कर रहे थे, लेकिन क्या पिछड़ा और अल्पसंख्यक के चक्कर में अगड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि जातीय गणना के आंकड़ों में उनका प्रतिशत औरों से कम है? अरुण जी से शुरू करते हैं। अरुण जी, देखिए दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हमारे आदरणीय नेता A to Z की बात भी करते हैं। पिछले दफे आपने देखा राज्यसभा में भी मनोज झा जी को भेजा गया। अगर आप देखेंगे विधान परिषद की MLC का जो हमारे बिहार विधान परिषद में कुल मेंबर हैं, अब हो जाएंगे 15 में आपको 3 भूमिहार समाज से हैं, 2 राजपूत समाज से हैं, 1 ब्राह्मण समाज से हैं, 4 मुस्लिम समाज से हैं, अति पिछड़ा समाज से, दलित समाज से। ऐसा एक भी समाज नहीं मिलेगा अछूता जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद में मेंबर नहीं है। ये है खूबसूरती। हम कहते हैं तो करते हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं तो करते हैं। राज्यसभा में भी आप चले जाइए, ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है, वैश्य भी है, मुस्लिम भी है, पिछड़ा भी है, तो है। मतलब अरुण जी आप कह रहे हैं जो पूरी सीटें हैं, संख्या बल है, उसमें कुछ कमी बेसी हो गई थी, तो वो इस बार कैंडिडेट के सिलेक्शन से उसकी भरपाई की जा रही है? बिल्कुल, आपको तो मैं पूरा आपको बताया ना। 15 संख्या में 4 मुसलमान, 3 भूमिहार समाज से हैं, राजपूत समाज से 2 हैं, 1 ब्राह्मण समाज से हैं, 2 यादव समाज से हैं। चलिए, तो वो सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए हेमराज जी के पास चलते हैं। हेमराज जी, सिर्फ ये कहकर किनारा कर लेना कि एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट थी तो वो ली गई, और दूसरी जो सीट बची तो वो अल्पसंख्यक को प्रायोरिटी दी गई। प्रायोरिटी दी गई है अल्पसंख्यक को, ये संदेश जा रहा है, क्या इसका कुछ नकारात्मक असर तो नहीं हो जाएगा? देखिए, इससे पहले राज्यसभा में मौका मिला तो सवर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से संजय झा जी को भेजा गया, और इस बार तो हमें 2 सीट थी, तो हमने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई 1 सीट माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर गए, और दूसरा जो पहले से खालिद अनवर जी थे विधान परिषद के सदस्य, उनका कार्यकाल देखा गया अच्छा था, और जो मुस्लिम समाज से देना था तो उन्हें दे दी गई। बाकी तीसरी सीटें तो हमारे पास थी नहीं तो हम और जो वंचित समाज है, समूह है, हम लोग निश्चित रूप से उस समूह से उठाते। मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहता हूँ कि माई समीकरण की बात करती है आरजेडी, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी समीकरण की बात जब एक मिनट, अभी जब आप माई समीकरण की बात कर रहे थे, मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लीडर जो पुराने और अनुभवी लीडर है, साबित करने क्या का काम उनको विपक्षी दल का नेता बनाएंगे? आरजेडी से मेरा सवाल है, वो क्या करेंगे? वो तो उनके पार्टी की बात है ना। विपक्ष का नेता बनाएंगे सदन में? वो देखिए, और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी तक परिवारवाद से ऊपर उठकर आरजेडी ने कोई काम नहीं किया। अब जब मंच लगाते हैं तो अकली कतार में सिर्फ एक ही परिवार के लोग क्यों नजर आते हैं? और जब इधर आप 5 सीटों की बात करें तो 2 यादव, 2 मुस्लिम और 1 नाई समाज से लिए हैं, बाकी और समाज के भी लोग थे,
उन्हें भी मौका देना चाहिए था आपको। मैंने तो कुल 5 पूरी सीट पर संख्या आपने का क्या हिसाब आंकड़ा दिया? आपको दे, आप तो आंकड़ा देखिए, दीजिए A to Z की ना, बात आप बताइए करते ना हैं। समाज को, बिहार A to के Z लोग की बात जानना करती चाहते है हैं। RJD, हमने तो इसमें A कोई to दम नहीं Z है। बताया, दरअसल ये जनता कुल को 15 झांसे में लेना है, चाहती है, तो उसमें मैंने जनता को बताया झांसे में लेना चाहते हैं। 3 जो है भूमिहार अभी समाज तक से तो है, 2 आपका राजपूत से क्रियाकलाप है, से 1 ब्राह्मण से है, जो 1 आप वैश्य पिछले से शासन है, 1 काल के दौर अति में जाते पिछड़ा हैं, से है। पूरा मैंने 2005 जो से डाटा पहले दिया का। आपको बता 2005 में दीजिए। आप उससे पहले जो आपका शासन काल का दौर चला था, नहीं नहीं महिलाओं हिमराज जी, के साथ अब कितना ऐसे हम इंसाफ पहले किए थे, जाएंगे तो कितना हर न्याय समाज किए के थे, कुछ ना कुछ ये लोग शामिल हो देश और राज्य की जाएंगे, जनता। लेकिन हम पीछे की ओर नहीं आगे की ओर देखने का प्रयास कर रहे हैं और आगे क्या संदेश दिखाया जा रहा है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जी। एनडीए ने जो काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम किया है, निश्चित रूप से अति पिछड़ों को तजब्बो दी गई है। चलिए, तवज्जो दी गई है, लेकिन हम राजीव जी से ये जानना चाहेंगे। राजीव जी, बीजेपी तो कहती है कि हम जातीय राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, जाति के चश्मे से न समाज को देखते हैं न कैंडिडेट्स के चयन को देखते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को इस एमएलसी चुनाव के कैंडिडेट्स के आधार पर किस तरह से खरा पाते हैं? देखिए, डिबेट की शुरुआत में जब आपने मुझे मौका दिया दीपक जी तो हमारे साथी प्रवक्ताओं ने समाज और अल्पसंख्यक और जातियों की बात की, लेकिन हमने उसकी कोई बात नहीं की। हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वही हम लोगों ने रखने का काम किया है। हमारी जाति तो जाति नहीं है, स्वाभाविक तौर पे जातियां हैं, बिहार में भी हैं, पूरे देश में हैं, जातियां हैं, लेकिन हमारा पहला मुद्दा जो होता है वो विकास का एजेंडा होता है, प्रगति की बातें होती है। कौन हमारे यहाँ कितना अच्छा कर सकता है, कौन कितना कारगर, आपने देखा होगा हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को निकाल के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। और बहुत सहमत हूँ मैं आरजेडी प्रवक्ता साथी के बात से कि इनकी पार्टी माई और बाप की बात करती है। बिल्कुल, थोड़ा मैं जोड़ना चाहूँगा, इनकी पार्टी सिर्फ माई और बाप की नहीं, भाई बहन मामा उनकी भी बात करती है। साथ साथ ये लोग ये बोलना भूल जाते हैं कि सिर्फ माई और बाप की बात करती है। इनकी पार्टी भाई बहन मामा बाकी और भी रिश्तेदारों की भी बात करती है। अभी ठीक कह रहे थे हेमराज जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, कि अगली पंक्ति में, आप अगली पंक्ति तो कभी कभी लगती है बैठकें और सम्मेलन तो कभी कभी होते हैं, आप पोस्टर पे देख जाइए ना, एक लाइन से लालू जी और राबड़ी जी से शुरुआत होती है, मिसा जी पे जाकर समाप्त होता है। तो आप बताइए ना, आप कहाँ हैं? कार्यकर्ताओं की पार्टी आप कहाँ हैं? लालू यादव जी ये बताएं, लालू यादव जी ये बताएं कि लालू यादव जी नहीं, आप प्लीज सुन लें। चलिए, एक बार सवाल उनका पूरा हो जाने देते हैं। अरुण जी, एक बार सवाल जी, राजीव जी सवाल अपना पूरा कर लीजिए। मैं बहुत शांति से आपकी बात सुन रहा था। लालू यादव जी ये बताएं कि यादव को ही अगर उनको आगे बढ़ाना है, यादव का ही अगर वो नेता है, तो किसी गरीब यादव के बेटा को क्यों नहीं आगे लाते हैं? क्यों जब कुछ बनना होता है तो आप ही का बेटा बनता है? अब जवाब सुन लेते हैं। आपका सवाल अरुण जी समझ गए होंगे। अरुण जी, देखिए, अभी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे बहुत बाह फैला कर भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। सम्राट चौधरी जी किस परिवार से हैं? इनके पिताजी तो रहे हैं राजनीति में। नहीं, मैं बता रहा हूं। नितिन नवीन जी, रविशंकर जी, विवेक ठाकुर, संजीव चौरसिया, ये लोग कौन हैं? जायसवाल जी, केंद्र में भी उनके बेटे जय शाह जी, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जी, अनुराग ठाकुर जी, मैं गिनाने लगूंगा तो लंबी 1 घंटा का डिबेट, आधा घंटा का डिबेट है ना, 2 घंटा में भी नाम नहीं होगा। देखिए, चौबे जी के लड़के इनका, और ये परिवारवाद पे बात करेंगे और सारे परिवारवादी पार्टियों से अलायंस भी करेंगे। पारस जी, ये तो एक जवाब हुआ। अरुण जी, दूसरे सवाल का भी जवाब दे दें क्योंकि समय नहीं है। माई बाप के साथ भाई बहन और मामा की पार्टी, ये भी कह रहे हैं। कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारे भ्रष्टाचारियों का जरिए सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगाएंगे। कल तक ये कहेंगे अजीत पवार जी को 70,000 करोड़ का आरोपी बताएंगे। चौधरी जी का और आप बताइए ना, आपके पास नहीं था क्या डिप्टी सीएम बनाए हैं? आपके कार्यकर्ता नहीं था क्या? आरजेडी कल्चर से, अरुण जी एक सेकंड, आरजेडी कल्चर में सुनना भी लगता है आपको? नहीं, वो गलत बात है। मैंने रोका है, मैंने उन्हें रोका है राजीव जी, मैंने उन्हें रोका है। वो जवाब दे रहे थे। बिल्कुल
अरुण जी, एक और आरोप उन्होंने लगाया राजीव जी ने कि माई बाप ही नहीं, भाई बहन और मामा की भी पार्टी है। इसका भी जवाब देना चाहेंगे हमने संक्षेप तो करके दिखाया, बाप का भी तो सारा चीज डिफिनेशन, ये लोग माई माई, तो हमने कहा बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से आधी आबादी अगरा, पी से पुअर गरीब, हमने प्रतिनिधित्व में चलिए, तो दिखाया। एक मौका राजीव जी को भी देते हैं, ये परिवारवाद लोग की अपनी बताए ना, डेफिनेशन ये भी लोग- दे दें। नहीं, दीपक जी यह बताइए, तो सवाल ये पूछ रहे हैं आप, नहीं, जवाब तो ले अभी- लीजिए। अभी सवाल- भाजपा के साथी बता रहे थे राष्ट्र- हम जातीय राजनीति नहीं करते हैं। किसने पालीगंज में इनके गृह मंत्री जी ओबीसी का सम्मेलन किए, पिछले दिनों मिलर हाई स्कूल में दलित सम्मेलन किए, कहेंगे जातिवाद। इनके प्रधानमंत्री खुद कहते मैं ओबीसी हूं। कभी ये क्या दोगली राजनीति राजीव जी, इन लोगों जल्दी के से जवाब दे समझ दीजिए। में नहीं आता। अरुण जी, इनके मन अरुण जी, मुताबिक सारे परिभाषा तय होते हैं। अरुण जी, दोगली राजनीति- एक बार जवाब ले लेते हैं, शब्दों की वक्त मर्यादा कम ही है। तोड़ना कोई आपसे सीखे, इन सब शब्दों पर थोड़ा सा राजीव जी, कंट्रोल जवाब होना जल्दी चाहिए। से, हाँ। ऐसे हेल्दी डिबेट्स में आपने नाम लिया सम्राट चौधरी जी का, आपने नाम लिया अनुराग ठाकुर जी का, एक आपने नाम लंबी लिया- लिस्ट है उनके पास, एक बार बोल दीजिए। एक लंबी लिस्ट है संजीव चौरसिया जी का। ये सारे नाम कार्यकर्ता से नेता बने हैं। विद्यार्थी परिषद आप में बता काम किया, दीजिए आप ना, सुन लीजिए, सम्राट विद्यार्थी चौधरी जी परिषद में बता काम दीजिए किया ना। सम्राट विद्यार्थी चौधरी जी परिषद में प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरे डिप्टी तो सीएम है। कितने दिन आपके सम्राट- पार्टी में कौन सम्राट- आरएसएस संघ से आए थे वो बताइए ना। आप ऐसे कहीं अरे आपके सुनना पास भी तो सीखिए नेता ना। अगर नहीं, आप नहीं, बताइए, अगर आप सुनना गलत नहीं चाहते बोलेंगे। हैं, अगर आप आप सुनना बता नहीं- दीजिए आप ना। बोल रहे थे तो मैं एक सुन रहा था। एग्जाम्पल, एक आप नंबर सुनना की भी तो चाहिए। कुर्सी आपने दे दिया। आप वो इन तो कल सारे तक हमारे ही पाठशाला के सारे विद्यार्थी नेताओं थे। ने आप विद्यार्थी बताइए परिषद ना। में काम किया, विभिन्न प्रकोष्ठों में आप काम किया, बताइए ना। मूल कमेटी में काम किया, तब जाकर के जिला और जिलाओं के अध्यक्ष बने। इन सारे कार्यकर्ताओं ने मूल कमेटी में आप काम किया सम्राट और चौधरी उसके का बाद एकदम आरोप उसके प्रत्यारोप बाद का ना, सिलसिला ये लंबा चलता रहेगा और ये जाति है, जैसा कि राजीव जी ने कहा, जाति है, जाति नहीं, लेकिन हम जाति की राजनीति नहीं करते। क्या वाकई ऐसा है, ये जनता तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगा। हेमराज राम जी, अरुण कुमार जी और राजीव रंजन जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाति की राजनीति चलती रहेगी। अभी जो 11 नाम हुए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं ये दर्शाने के लिए कि कौन सा दल किसे वरीयता दे रहा है, या फिर अभी जो 40 नाम आने वाले हैं उसमें कुछ चमत्कारिक होने वाला है? सवाल तो पूछेंगे, जवाब भी लेंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।